बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी मौजूद हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बता देते हैं और शुरुआत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें भारत के एंगल से आपको बताते हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिनकी अभी हत्या की अमेरिका ने इसी युद्ध में, उनकी अंतिम विदाई होनी है। उनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। ईरान की अमेरिका और इजरायल से जंग हुई थी 28 फरवरी को शुरू, और उसी दिन, पहले ही दिन, उस एयर स्ट्राइक में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। अब 4 महीने हो चुके हैं। अब उनके जो पार्थिव अवशेष हैं, मॉर्टल रिमेन्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। युद्ध इतना भीषण चल रहा था, इसलिए जिस पैमाने पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना था वो हो नहीं पाया, तो इसलिए उसको टाल दिया गया। अब सीजफायर चल रहा है, तो लिहाजा ईरान सरकार ने अब खामेनेई साहब को अंतिम विदाई देने का फैसला किया है। इसके लिए 4 से लेकर के 9 जून तक, 5 दिन तक, 9 जुलाई तक, माफ कीजिएगा, राजकीय सम्मान के साथ पूरा एक प्रोसेशन वगैरह होगा, उनके दर्शन करने का व्यवस्था वगैरह भी शायद की जाएगी और फिर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके लिए दुनिया भर से भी वहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, अलग अलग देश। तेहरान में, मशहद में, कौम में, इनमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद की इमाम रजा दरगाह में आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अब एक कंट्रोवर्सी हो गई है, वो भारत से जुड़ी हुई है। अब कंट्रोवर्सी है या क्रिएट की जा रही है? दरअसल क्या कि ईरान के राष्ट्रपति ने अंतिम विदाई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री लेकिन नहीं जा रहे हैं। भारत की तरफ से 2 लोगों को भेजा जाएगा। बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, और रक्षा राज्य मंत्री हैं पवित्र मार्गरेटा। इन दोनों को भेजा जा रहा है। तो अब सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं, भाई किसी बड़े व्यक्ति को भेजना चाहिए। बड़े व्यक्ति से मतलब किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को भेजना चाहिए था। ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनमें अभी इस वॉर में हमारा जो रुख रहा है, प्रो अमेरिका या इजराइल टिल्ट मान लीजिए उसको आप, तो उसकी वजह से ईरान के साथ रिश्तों में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो जाती अगर यहाँ बड़ा डेलीगेशन, अगर कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति चला जाता। अब जैसे किसी ने लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में, सीनियर जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री या उनके समकक्ष को जाना चाहिए था। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी जा सकते थे या प्रधानमंत्री जाते, ऐसा वो कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि पहले कभी क्या ऐसे मौकों पर क्या हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। आगे जरा दिखाइएगा 1 मिनट। 2 मौके ऐसे आए हैं। 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति शायद रईसी साहब थे, उनके हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। तब भारत की तरफ से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तेहरान गए थे। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उपराष्ट्रपति लेवल के व्यक्ति गए हैं, बिल्कुल गए हैं। उन्होंने इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि दी थी, भारत की नुमाइंदगी की थी। यही सवाल पूछा जा रहा है। एक मौका और आया था लेकिन, और वो मौका था जब ओरिजिनल आयतुल्लाह, पहले आयतुल्लाह खोमेनी साहब, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जिन्होंने ये इस्लामी राष्ट्र बनाया, क्रांति का, ईरान की क्रांति की, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मेरी जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से कोई गया ही नहीं था। तो दोनों किस्म के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब मुझे बताइए साहब कि क्या भारत ने कोई हल्के स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व रखा है इसमें? ये 2 बातों का फ़र्क है। एक तो जो आपने राष्ट्रपति के निधन पर जगदीप धनखड़ साहब को भेजने की बात की, वो राष्ट्रपति थे वहाँ पर, द ऑफिशियल एक पोस्ट है, और यहाँ से उपराष्ट्रपति उस हिसाब से भेजा गया। खामेनेई साहब वहाँ के रिलीजियस हेड हैं, तो उनके लिए भारत सरकार को देखना है कि कैसे भेजना है, नहीं भेजना, और वो उन लोगों को भेज रहे हैं। बेहतर होता है कि विदेश मंत्री इस तरह के लोग, क्योंकि वो, मैं उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं कह रहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो सरकार जो भेज रही है ठीक है। और आप जब ये लिखते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित, वो तो प्रधानमंत्री को ही आमंत्रित होगा, सरकार की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है, उसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है ईरान के साथ हमारे रिश्तों में, जो खटास मिठास ऊपर नीचे जो चल रहा है, उसमें यदि किसी बड़े व्यक्ति को भेजा जाता, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा लगी हुई है, वो दोनों की, विदेश मंत्री की भी और उनकी भी, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री की भी लगी हुई है, और वो भी। लेकिन वो तो आपकी प्रायोरिटी है कि आप कैसे किन चीजों को डिसाइड करते हैं। वो उपराष्ट्रपति, आपकी राय क्या है? उपराष्ट्रपति तक चले, मैं समझता हूँ कि आज जो माहौल है उसमें भेजा जाता तो बेहतर होता। लेकिन इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से कि ये कहना कि कोई अपमान हो गया, ये हो गया, मुझे बताइए आज के माहौल में क्या बेहतर रहता? किसी बड़े व्यक्ति को भेजा जाता तो बेहतर होता। ठीक है सर। क्योंकि अभी पाकिस्तान से तो मुझे लगता है राष्ट्रपति या वो तो पूरी कैबिनेट उठ के चली जाएगी। देखिए, मुझे जो जानकारी है ये आप चेक कर लीजिएगा कि आयतुल्लाह खुमैनी जब डेथ हुआ था
शायद 89 में हुआ जी। था। तो उस समय प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। मैं तो कह रहा हूँ नहीं दिया था, कोई नहीं उस समय कहता। नहीं गए थे, पीवी नरसिंह राव गए थे। अच्छा, आप चेक करवाइए अपने रिसर्च टीम से, पीवी नरसिंह राव भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने गए थे। रिसर्च टीम लग गई सर। और बहुत बड़ी मैंने आयतुल्ला खुमैनी और इसमें दुनिया तो जमीन आसमान का, क्रांति के जनक तो वही थे ना, बिल्कुल। समझे कि नहीं। लेकिन ये इस जंग की चीज, परिस्थितियां भी तो है सर। हाँ, जंग की परिस्थितियां हैं। और जो प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो बहुत पहले से तय है, विदेश मंत्री का भी है। क्या दो सवाल होता है, क्या जानबूझ करके इंडिया ने इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है, या ये अंडरमाइनिंग है भी या नहीं। मुझे लगता है कि बिहार के गवर्नर और एमओएस दो लोग डेलीगेशन के हिस्से हैं, तो कहीं से भी नहीं ऐसा कहा जा सकता है कि इसको अंडरमाइन किया जा रहा है। लेकिन आपने एक मौके पे उपराष्ट्रपति साहब को भेजा ही है ना। हाँ, बिल्कुल भेजा है, बिल्कुल भेजा है। तो वही सवाल हो रहा है, तो उपराष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री को भी भेज सकते हो आप, उपराष्ट्रपति को भी भेज सकते हो। एमओएस ये अंडरमाइन किया जा रहा है नहीं, लेकिन अंडरमाइन किया गया, महसूस ऐसा किया महसूस जाएगा। किया जाएगा, ऐसा मैं कह रहा को हूं। किसने मारा भाई? इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा है। आप किसी बड़े को भेजोगे, ये आप दिखाओ कि आप बहुत सम्मान दे रहे हो, इजराइल की नजरों में आएगा कि भाई भारत ने जिसको हमने मारा है उसको बहुत सम्मान देने के लिए भारत ने इतने बड़े नेताओं को अपने यहाँ से भेजा है। सवाल ही जो आप कह रहे हैं यही है, ऐसा ही है क्या? यही है संदेश देना है कि इजराइल को और अमेरिका को ये संदेश न लगे कि हमने उनकी मौत का बहुत दुख मनाया, किसी बड़े नेता को भेजकर हम बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तो भेजना है, औपचारिकता निभाना है, तो ईरान को भी महसूस होगा ना सर। नहीं, लेकिन संबंध निभाना है उससे। लेकिन महत्व का संबंध ज्यादा क्या है? ईरान से तुलना करोगे तो इजराइल और अमेरिका से भारत का संबंध ज्यादा मजबूत रखना है। ईरान ने बुलाया, ईरान से संबंध नहीं तोड़ना है, इसलिए हमने अपने एमओएस को और एक राज्य के गवर्नर को भेज के औपचारिकता पूरी कर ली है। अगर बड़े को भेजते तो ये इजराइल को सीधा सीधा संदेश होता। एक खबर और बताता हूँ कि जैसे चर्चा सर आ गया, एक 10 सेकंड में आ जाता हूँ कि भारत और ईरान के संबंध जो है उन पर क्या कोई असर पड़ जाएगा। भारत की इजराइल से नजदीकी की वजह जो बताई जा अभी इसको बताया जा रहा है, समीर जी ने वो बात कही। न्यूज एजेंसी एएनआई एक खबर दी है, इसमें एट्रीब्यूट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि क्या ये बात सही है। तो उसमें खबर ये दी गई है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईद के मौके पर दी गई बधाई का शुक्रिया अदा किया है। मुज्तबा खामेनेई ने मोदी जी को जवाब में लिखा है कि दोनों देशों की दोस्ती इतिहास में दर्ज है और आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हों, ये वो कामना करते हैं और भारत की सरकार की सफलता और भारत के लोगों की उन्नति के लिए दुआ करते हैं। तो अब वो तो अगर बात सही है तो फिर कौन से रिश्तों में जो है कमी आ गई हमारे? नहीं, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि हम लोग देश को चाहते हैं कि वो कुछ लोगों की इच्छा के आधार पर चले। देश की सामूहिक मंशा के लिहाज से चलता है। और देश की सामूहिक मंशा कैसे दिखेगी? ईरान भी स्ट्रेटजिकली भारत के साथ एक तरह से कहें कि उसको जब लगता है कि जहां अच्छा है, गेटवे टू द वर्ल्ड है। मैंने पहले भी बताया था कि रायसीना डायलॉग में हमने उनके विदेश मंत्री को जगह दी थी। अभी किसी ने मुझे भेजा है, हालांकि इसका फैक्ट चेक करना पड़ेगा, कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो कोई ऐसा प्रोमिनेंट कंडोलेंस भी ईरान की तरफ से नहीं आया था इंदिरा जी की तरफ से। खैर वो चेक करूंगा मैं। लेकिन मूल बात क्या है? भारत को ईरान ने, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी और जब अमेरिकी नेवी वहां नहीं लगी थी, तो क्या भारत के सारे जहाज लाइन में लगा के जल्दी से प्रायोरिटी पे पास कराए थे क्या? याद आ रहा है किसी को? नहीं कराया था ना। उधर खड़े थे वो सब, एक एक करके एक एक जहाज के लिए डील हो रही थी, बात हो रही थी, और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईरान हमारे लिए बड़ा कृपा कर रहा हो। दूसरा, जो 1989 में विदेश मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव गए थे। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने ठीक बात कही। आज की तारीख में हम अपने एक राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री को भेज रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली हमें जहां लगता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका भी इन्वॉल्व है, तो हमें जहां लगता है हम उनको भेज रहे हैं। और जो सबसे जरूरी बात है, अगर ईरान ने उस दौरान पाकिस्तान पर भरोसा किया है, दूसरे जो चीजें हैं वो दिख रही हैं, उनको गलबहियां दिख रही हैं, तो भारत भी तो अपना स्ट्रेटेजिक लीवर रखेगा या नहीं रखेगा? हमें छोड़ दीजिए। आप इस लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को सही मानते हैं? 100% दुरुस्त है। आप भी सही मानते हैं? आप भी सही मानते हैं? आप कहते हैं कि और थोड़ा बेहतर लेवल पर, सीनियर लेवल पर हो सकता है। अभी आपने जोड़ दी खबर कि प्रधानमंत्री ईद के मौके पर तो बधाई देते हैं मुस्तफा खामनेई को, और जब सबसे बड़ा मौका है, ये तो बड़ा मौका है ना उनके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता तो बेहतर होता। वैसे तो भारत ने अपना जो रुख था वो तब जाहिर कर दिया जब विदेश सचिव को एक हफ्ते बाद वहां पर कंडोलेंस के लिए भेजा था।
विदेश हाँ, वो नीति गए की थे, ईरानियन तो एम्बेसी इसलिए के अंदर उससे गए थे। इसलिए कोई ठीक बहुत है, बड़ा चलें, बदलाव कह नहीं रहे हैं आया। क्योंकि ये लेकिन ये बातचीत चली महत्वपूर्ण है रही कि थी तो- मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, माफ कीजिएगा, कि ये इंटरनेशनल जो समीर साहब ने बात की वो तो होगा ही रेफरेंस, लेकिन क्या ये आपके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है मैसेज? बात बढ़ा देते हैं आप, देखिए बात मैं ऐसे ही मेरे को याद आया बात। इसमें डोमेस्टिक सर मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि ठीक है, नहीं होगा, मेरे को ऐसे दिमाग में नहीं, नहीं, जो विजय जी कह रहे हैं तो इस पे एक लाइन बात करनी पड़ेगी। कह रहा था मैं आपसे। नहीं, इसका मतलब ये है तो एक मिनट, इसका डोमेस्टिक ऑडियंस इसका मतलब कि विदेशी धरती से तय होती है। मैं वही कहने ये जा तो रहा बड़ा खतरनाक है। अगर डोमेस्टिक ऑडियंस देश के नेता, देश की नीति, देश की विदेश नीति को छोड़कर वहां से तय हो रही है, तो फिर ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अब मैसेज ये बहस बहुत बार हो चुकी है, छोड़ दीजिए। नहीं, अरे भाई क्यों छोड़ दें? शियाओं के लिए है वो, उनके लिए भी सुप्रीम रिलीज, उनके हैं सबसे बड़े रिलीजियस कल ही तो हमने बात की थी, देखिए- पाकिस्तान ने मारा अफगानिस्तान को, तो काहे नहीं परेशान हो गए सब? आप कल ही तो बात की थी ना, देखिए- ज्यादा दिन भी नहीं, कल ही तो आपने यही सवाल किया था रात में। क्या था, आप ही ने बताया था, ये उंगली से करके डबल टैप, कल ही तो बताया था। इजराइल के साथ जान मार डाला मुसलमानों की, काहे नहीं लिख रहे उस पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब लोग लिखना चाहिए कि अफगानिस्तान में मुसलमानों को मार डाला। मैं कह रहा हूं इस बार मोदी जी को डोमेस्टिक और बात छेड़ दी उन्होंने, क्या मैसेज करके क्या हासिल हो जाएगा? मैं ये नहीं मानता हूं उनको डोमेस्टिक को मैसेज करना, लेकिन जो विजय जी ने कहा कि अगर डोमेस्टिक का है तो अगर ऐसी कोई ऑडियंस है तो उसको सुधार करना सर, थोड़ा चाहिए। थोड़ा जल्दी सर, देखिए, देखिए सच- सवाल इस- किया था कि क्या ऐसा है क्या? हाँ सर, आपके ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, जवाब लंबे हो जाते हैं। नहीं, सच्चाई तो यही है कि लोग ऐसा ही मानते हैं। इसे ये बात हम कैसे भूल जाएं कि इजराइल के साथ जो है वो हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए मेंटेन नहीं करते थे क्योंकि हमारा लगता था कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा। ये भी तो कांग्रेसी सरकार की विदेश नीति का हिस्सा था, ये हम क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस ने यही तो काम किया था। चलिए सर, ठीक है, आगे अगली खबर समीर जी बताएंगे। अब ये विजय जी से मैं रोज पूछता हूँ, ये रोज जो है ठंडा पानी डाल देते हैं खबर पे। अब अमेरिका और ईरान की जंग पूरी तरह थम गई है कि नहीं, अब ये तो पता नहीं। अब ये प्रॉब्लम है कि कल मैंने ही आपको बताया था कि आज कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के विदेश के बीच बातचीत होगी और उसका जो मुख्य मुद्दा होगा वो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज सुरक्षित तरीके से कैसे निकले और वहां पर ईरान की क्या जिम्मेदारी है, ईरान का कितना अधिकार है और क्या ईरान उससे ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और उससे ज्यादा क्या वो अतिक्रमण कर रहा है अपने अधिकार क्षेत्र में। तो ये बात होनी थी। ट्रंप ने कंफर्म कर दिया, ईरान ने डिनाई कर दिया कि ना हमारी कोई बात नहीं हो रही। ट्रंप ने कंफर्म किया इस बात को कि ये मीटिंग हमारी होने जा रही है, बयान भी आया उनका। क्या इसमें ट्रंप साहब का बयान भी है? tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. सजेशन भेजा है, समीर जी, लीडर ऑफ अपोजिशन को भेज देना चाहिए लीडर राहुल जी को जाना चाहिए था ईरान में। वैसे भेज सकते थे, क्यों नहीं प्रतिनिधि भेज के तौर पर भेज सकते थे। समीर जी, लेकिन क्या हो रहा है दोहा में सर? अब तो मुझे ईरानी पहले लगता था केवल ट्रंप झूठ बोलते हैं, अब ईरान की बात तो भी कोई भरोसा नहीं होता। बोलिए। देखिए, मुझे लगता है ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है दोनों के बीच में। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि कभी कहते हैं अस्तित्व खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो गई है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल हो गया है, अब पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। फिर बीच में एक दूसरे पर हमला शुरू हो जाता है। और अब जिस तरीके से ट्रंप साहब ने कहा कि दोहा में स्टीव विटकॉफ का आया कि दोहा के रवाना हो गए, ईरान अभी भी उसके ऊपर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि भाई जब तक अभी लेबनान के हमारे बारे में कंफर्मेशन नहीं आएगी कि लेबनान से इजराइल वापस नहीं होगा, तब तक हम इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो पूरा मामला लेबनान पे जाकर रुका हुआ और बहुत स्पष्ट नेतन्याहू कह चुके कि हम लेबनान से वापस होने नहीं वाले। तो अगर इजराइल सर हो भी जाए, वैसे वो नहीं होगा, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा छोड़ देगा ईरान? नहीं छोड़ेगा वो। किसी भी स्थिति में इजराइल नहीं होने वाला है लेबनान से, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका अगर की स्थिति होती है तो अमेरिका और आज साफ बात करता हूं सर, लेबनान में जो हो, हमारे जहाज हमारे फंसते हैं। देखिए, वो तो हमेशा निकलने चाहिए। जब तक ईरान को इसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। उसने जो मुझे कहा है कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा पैसा जब्त किया, पूरा रिलीज किया जाए,
पूरा हमारे काम माने जाए और उसके बाद वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज विचार करेगा। और ईरान को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक कमजोर नस है, उसने उसको पकड़ के रखा हुआ, उसको पता है कि मैं जब भी नस दबा दूंगा दुनिया मेरे मुट्ठी के अंदर आने की स्थिति में आ जाएगी, तो वो उसी को दबा के इस्तेमाल कर रहा है। एक खबर आपको देता हूं, अच्छी खबर तो नहीं है, बहुत नॉर्मल नहीं होने वाला है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि कतर अब मेन मीडिएटर है, तो ये हवाली एक मैंने खबर ये पढ़ी कि कतर ने ये कहा है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर MOU जो हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन पर दोनों लोग एक मत के ना हो जाए, अमेरिका और ईरान, तब तक जहाजों की आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सीमित रहनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी मतलब उस स्थिति में कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे बीमारी दिया था एक जहाज, सिंगापुर के जहाज को, तो अब अगर मीडिएटर ये कह रहा है कि भी ज्यादा जहाज यहां से मत निकालो, तो फिर हम वही संकट में आ गए। लेकिन वो जो कल भी हमने चर्चा की थी, कतर आज बोला है इंटरप्रिटेशन जी, कि जो अमेरिका ने कहा और ईरान ने जिसको लिया, वो इंटरप्रिटेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम लोगों ने कल शायद चर्चा की थी कि जो अमेरिका ने कहा उसका मतलब ये है कि ईरान का कब्जा या ईरान उसको देखने वाला है। तो वो इंटरप्रिटेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये संकट बना रहेगा। और कतर की ये बात ठीक है, हम लोग तो परेशान हैं, इसलिए हमको लगता है कि खुल जाए। जब तक कोई बात ठीक से नहीं होगी, बल्कि ये रिस्की है, आप सोचें भी कि कोई ये एक्सरसाइज कर लेगा तो वो नहीं होना है। कतर मेरे ख्याल से ठीक बात कर रहा है कि जब तक इस मसले पर स्थिति साफ ना हो जाए, और ये बहुत जरूरी, बहुत लंबे समय के लिए है। ऑल्दो आज ही की ये खबर है, अखबारों में छपी हुई है कि भारत सरकार ने तेल उत्पादों की खरीद पर, बल्क बाइंग पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे पिछले महीनों, वो हटा लिए। मतलब हमारे यहाँ हम तेल आपूर्ति के मामले में पूरी तरह सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो अब किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्क बाइंग पर भी अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया। लेकिन अब चलिए ये खबरें चल रही है। अब वो खबर, इसकी हल्की सी बात हो गई थी, पूरी ही कर लेते हैं। सीशेल्स में गए हुए थे प्रधानमंत्री, वहां पर उस एक विवाद का जवाब दिया है हमारे विदेश सचिव ने, विक्रम मिस्री साहब ने, कि क्या कोई पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। राम माधव जी का नाम आ गया था, राम माधव जी ने सफाई दी कि मैं किसी ट्रैक टू इवेंट पे नहीं गया था, मैं एक टॉक इवेंट में गया था, सेमिनार टाइप में, और वहां मैंने अपनी बात की, मैं वापस आ गया। लोग ये कह रहे हैं कि उलाहने दे रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से बात करना तो तभी गुनाह है जब मणिशंकर अय्यर बात कर लें, ठीक बात है। अगर कोई राम माधव बात कर लें तो क्या बुराई है इसके अंदर। ये सब ताने दिए जा रहे हैं इस बात पर। तो विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर हो भी रही हो तो हमें नहीं मालूम, मतलब उनका ऐसा कुछ होता है तो हमें नहीं पता होता। भारत सरकार का काम नहीं है ये, हम अपने किसी नुमाइंदों को भेजते भी नहीं है, और ना हमें जानकारी होती है, ना हम नजर रखते हैं कि कोई ऐसे लोग मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। दुनिया भर में तरह तरह के इवेंट होते हैं, उसमें कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, भारत सरकार को इससे क्या लेना देना। बयान Sir, a track to India-Pakistan dialogue took place in Colombo. There are reports of other such meetings in different parts of the world as well. What do you have to say about this, sir? Yeah, I've seen the reports. I'm aware of them. And what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So there's nothing new, nothing special about these events. Secondly, as far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them as far as we are concerned. I mean, obviously I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support. सर, वो क्या कहावत है सर, क्या कि डिप्लोमेसी में डिनाइल इज नो कभी नहीं होता ना। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, जवाब पूर्ण है। मुझे लगता है कि भारत सरकार क्या ऐसी कोई कोशिश कर रही है, तो इसका जवाब विक्रम मिस्री जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त नहीं कर रहे। क्या अलग अलग लोग बातचीत करते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल बातचीत करते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा समूह है जो लगातार इस तरह के काम कर रहा होता है। अब राम माधव उस काम में शामिल है या नहीं, अब चूंकि उन्होंने सीधे सीधे इसको डिनाई कर दिया तो हमें मानना पड़ेगा, अब जब तक कोई ऐसा सीधा सबूत न मिल जाए। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूं, पाकिस्तान को कट्टुसाइज करना है, उसकी औकात में रखना है, लेकिन अगर कोई गुंजाइश बने कि वो बातचीत करके और उस जगह पर आए जहां, जिसको हम बार बार कहते हैं कि भैया गोली चलाना बंद करो, आतंकवादी वो होना नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो कैसे होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये आप इसको जिसको कहते हैं ना एकदम से खत्म कर दें, ये नहीं हो सकता है ना, वो चौंकने वाला। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मणिशंकर जी जाते तो अभी बड़ा हल्ला हो जाता और राम माधव के जाने पर नहीं हो रहा है, अगर
सचमुच देश के हालात ऐसे हों कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हरकतें कर रहा है, कोई बड़ी घटना हो रही है और उसके बीच में राम माधव चाय पीने चले जाएं, तो जैसे मणिशंकर के ऊपर टिप्पणी हो रही है वैसी ही टिप्पणी हो। इसको मिसाल समझौता पे धमकी दी है कि हाथ काट देंगे अगर पानी रोका तो। कल बयान आया उनका, नहीं, मैं मतलब इसीलिए उस कह रहा तरीके से हूं। बयान आप छोड़िए वो क्या कह रहा है, बात करने की जरूरत हम नहीं क्या है। कह रहे हैं, बात ये है मैं क्या कह रहा हूं कि कोई ये जो जहां राम माधव गए हैं ये इस तरह की इवेंट वो कोई उनको ऐसा ही नहीं। भूल जाए ना, मैं विक्रम मिश्री की बात कर रहा हूं। जवाब ने क्या बताया? नहीं, जवाब में उन्होंने खारिज ही नहीं किया है। आप- खारिज नहीं किया। हाँ, आप सुनते नहीं हैं उनकी बात को। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग। तो अवेयर नहीं होने का मतलब यही डिप्लोमेटिक जुबान होती है ना, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या भारत सरकार की जानकारी के बिना? ऐसा कौन कह रहा है कि अच्छा आप मिल के आ जाओगे, सौरभ जी जाएंगे, मैं मिलकर आता हूँ? ऐसा होता है क्या? ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमेशा अनऑफिशियल होती है और वो अनअवेयर ही होते हैं सब लोग जिनको भेजा जा रहा है। वो आपने विदेश सचिव को के बयान को ऐसे पढ़ा कि उन्होंने इस खबर को खारिज नहीं किया। खारिज नहीं किया, और मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक जुबान में ऐसी ही बात होती है। सब ठीक।